बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम अपना इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता चलूँ कि आपने जो लेक्चर 1 देखा होगा मेरा, उसमें मैंने अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स और कंडीशन के ऊपर बात की थी। उसमें जो है वो आपको कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई, आप वो मुझसे पूछा करें, क्वेश्चंस किया करें, लिखा करें। आपके कमेंट्स जो है वो मेरे लिए बड़े वैल्यूएबल होंगे। जो चीज़ का भी आपको आइडिया नहीं है वो आप जो है वो लिख कर या ईमेल इंशाल्लाह आपको वेरी सून जो है मैं बता दूंगा अपना, और उसमें जो है वो आप अपने कमेंट्स वगैरह जो भी है या जो भी क्वेश्चंस हैं वो लिखकर मुझे जो है वो भेज सकते हैं और इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूंगा। और इसके साथ साथ आपका जो भी फीडबैक होगा, जो आप समझते हैं कि इसमें जो है वो कोई किसी भी हवाले से किसी क्वेश्चन वगैरह को किस डिटेल से डिस्कस करना है या किसी के बारे में जो है वो आप चाह रहे हो कि दोबारा से रिपीट कर दें, तो इंशाल्लाह उस चीज़ को भी जो है वो मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम देखता रहूँगा। ठीक है, तो आप जो है वो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 बेसिकली जो है वो इंट्रोडक्शन का जो हमारा चैप्टर 1 चल रहा है ना, उसी का सेकंड पार्ट है। और इसमें जो है वो मैंने जिस तरह लास्ट टाइम बात की थी अकाउंटिंग की थोड़ी सी बेसिक के वाले से, आज भी उसी बेस को ही आगे मैं एक्सटेंड करूँगा, थोड़ा सा मज़ीद आपको बताऊँगा इसमें और जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं उनके बारे में। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन ख़त्म होता है, हम अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन का, जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसको जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर चैप्टर 1 के अंदर आपके पास बुक मौजूद होगी, उसमें आप देखें एक जो है वो इन्होंने टर्म यूज़ की हुई है, पेज नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर 6। इसमें जो है वो आपको 2 हेडिंग्स मिल रही हैं पेज नंबर 6 पे, जिसमें एक है अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी और सेकंड जो हेडिंग है वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। तो इनको मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये डेफिनेशन के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग में और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क है। तो आपने जैसे इतनी बात याद रखनी है कि अकाउंटेंसी जो है ना वो एक ब्रॉडर टर्म है। अकाउंटेंसी के अंदर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी आ जाता है और दूसरी जो है वो प्रैक्टिस भी आ जाती है, यानी कि न्यूमेरिकल पोर्शन भी आ जाता है। अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली तो एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम इसको अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अकाउंटेंसी के अंदर आता है, यानी कि अकाउंटिंग इज़ द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक जर्नल टर्म है, इसके अंदर हमने ना सिर्फ अकाउंटिंग को पढ़ना होता है बल्कि इसके साथ साथ कॉस्टिंग है, गुड्स की वैल्यू जो आप बना रहे हो फैक्ट्री के अंदर वो किस तरह से जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा गुड्स के ऊपर जो है वो या बिज़नेस के ऊपर जो है वो लगने वाला जो टैक्स है वो किस तरह से जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से जो अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं उन अकाउंट्स का ऑडिट, यानी उन अकाउंट्स को चेक कैसे किया जाता है कि उनमें गलतियाँ जो है वो कितनी हैं और जो है वो वाउचर वगैरह या अमाउंट वगैरह लिखते हुए क्या मिस्टेक्स हुई हैं। तो अकाउंटेंसी के अंदर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का पार्ट है, इसी तरह से कॉस्टिंग है, टैक्स है या ऑडिट है, ये पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी है। अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग इटसेल्फ इसी का एक छोटा सा हिस्सा होगा और इसको हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो एक तो ये टर्म आ रही है, उसके बाद आगे जो है ना उसने हेडिंग शो की हुई है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें जो है वो सबसे पहले आप देख रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, सेकंड वन इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड वन इज़ मैनेजेरियल अकाउंटिंग। ये जो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी थ्योरी के वाले से हैं। डेफिनेशन आएंगी पेपर में, व्हाट इज़ मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजेरियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वाले से अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम कहते हैं वो अकाउंटिंग जिसमें बिज़नेस का प्रॉफिट को देखना होता है या लॉस मालूम करना होता है, यानी प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है। इसी तरह से बिज़नेस को आमदनी हुई है यानी इनकम हुई है कितनी हुई है, और एक्सपेंसेस अगर हुए हैं 1 साल के तो वो कितने हो रहे हैं। इसी तरह से लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है, यानी हमारे असासे कितने के हैं, और लाइबिलिटीज़ बताया था कि आउटसाइडर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे बैंक से पैसे लिए जाएँ वो बिज़नेस की लाइबिलिटी है, किसी से लोन लिया जाए वो बिज़नेस की लाइबिलिटी है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम अगर ओवरऑल बात करें तो बिज़नेस की
ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देख रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, देखी जाती है, मुआशी सूरत हाल जिसको आप कह रहे हो। इस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर बात करें तो जैसे वर्ड से अंदाज़ा हो रहा है आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो भी आप गुड्स बना रहे हो फैक्ट्री के अंदर, या जो भी चीज़ आप ख़रीद रहे हो और आगे चल के उसको बेच रहे हो, उसकी असल में कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का असल में ताल्लुक जो है वो गुड्स की कॉस्टिंग के साथ है, लागत के साथ है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा जो मेजर पोर्शन है वो इसी बात पर फोकस करना है, इसी बात को समझना है, देखना है, और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं कि जो गुड्स बनाई जा रही होती हैं फैक्ट्री के अंदर, वो उनको बनाने में कितना खर्चा आता है। इसी तरह से सेकंड नंबर पर जो माल हम ख़रीद रहे हैं उनको हमने किस कॉस्ट पर ख़रीदा है और आगे उनको किस लिहाज से सेल करना है। तो ये जो है ना काम कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। मैनेजरियल अकाउंटिंग बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का मिक्सचर है, यानी कि इसमें जो है वो फाइनेंशियल भी आ जाएगी और कॉस्ट भी आ जाएगी। और ये बेसिकली जो है ना वो अकाउंटिंग रिलेट करती है आपकी रिपोर्टिंग के साथ। रिपोर्टिंग का मतलब ये कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के जो भी रिजल्ट्स होते हैं, मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिजल्ट्स क्या है, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, इनकम एक्सपेंस किस हिसाब से हो रहे हैं, एसेट लायबिलिटी की पोजीशन क्या है बिज़नेस में। और कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर बिज़नेस के अंदर हम कॉस्टिंग को अप्लाई कर रहे हैं तो गुड्स वगैरह की कॉस्ट के लिहाज से जो भी डिटेल होगी इन दोनों अकाउंटिंग्स की जो भी इंफॉर्मेशन की डिटेल होगी वो एक रिपोर्ट फॉर्म में बनाई जाएगी, और वो जो है वो बेसिकली मैनेजर्स जो है वो उसको देखेंगे, और मैनेजर्स जो है वो उसकी बेस पर फिर फ्यूचर में, या डायरेक्टर्स उसकी बेस पर फ्यूचर में जो है वो डिसीजंस लेंगे। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग इटसेल्फ जो है वो अगर देखा जाए तो ये डिराइव हुई है, निकली हुई है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग से। और इस अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली इन दोनों के रिजल्ट्स को डिस्कस किया जाता है, उनकी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, और उन्हीं की रिपोर्ट्स और उन रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो फ्यूचर के डिसीजंस लिए जाते हैं बिज़नेस के मैनेजर्स की तरफ से, बिज़नेस के ओनर्स की तरफ से। तो ये जो है वो सेकेंड हेडिंग की एक्सप्लेनेशन है जो कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के नाम से है। इसके बाद ऑब्जेक्ट्स की जो है वो मैंने जर्नल डिस्कशन कर ली थी कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली जो है वो एक वाहिद ऑब्जेक्ट है अकाउंटिंग का कि आप अपने बिज़नेस के हवाले से देखोगे कि बिज़नेस को जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमारा कैश कितना पड़ा हुआ है, इनका आमदनी और अखराजात जो है वो किस लिहाज से हो रहे हैं। तो ये जो है वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है उसके हवाले से जो है वो आगे डिटेल से मैं बात करूँगा, क्योंकि डेफिनेशन जो है वो इट्सल्फ जो है वो एंटायरली एक पूरा टॉपिक है, और उस डेफिनेशन में कुछ ऐसी चीज़ें आनी हैं, कुछ ऐसे टर्म्स, ऐसे वर्ड्स यूज़ होने हैं जिनका ताल्लुक अगले चैप्टर्स के साथ है। तो जस्ट आपको अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के बारे में इतना इंट्रोडक्शन फ़िलहाल याद रखना है कि अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो है वो जिसका ताल्लुक किसके साथ है, जिसका जो लिंक है वो बिज़नेस के साथ है। और सेकेंडली क्या चीज़ देखेंगे आप कि हम जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो अकाउंटिंग से जो है वो हासिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप देख लें, इसकी जो टर्म्स वगैरह हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। और इसके बाद जो आगे आ रहे हैं यहाँ पर छोटे से टॉपिक के हवाले से कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। और इन कॉन्सेप्ट्स को अगर हम देखें बुक में जो है वो पेज नंबर 12 है जी यहाँ पे, और यहाँ पर इसकी हेडिंग दी हुई है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में यहाँ पर इसको मैं इस एरिया को रेज कर रहा हूँ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में बेसिकली उसने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को शॉर्टली हम उनका जायज़ा ले लेते हैं, तारुफ उनका देख लेते हैं क्या है जी। तो यहाँ पर जो हेडिंग आ रही है आपकी पेज नंबर 12 पर, वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नीचे उसने एक छोटी सी हेडिंग दी हुई है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में देखिएगा, यानी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, पूरा जो सब्जेक्ट है वो बेस किस पर कर रहा है। डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कोई भी सब्जेक्ट बेस करता है, तो अकाउंटिंग के क्या कॉन्सेप्ट होंगे वो हम जो है यहाँ पर देखने जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर आप देखें सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, नंबर 2 गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट और
रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इनके ऊपर मैं शॉर्टली जस्ट आपसे डिस्कशन करूंगा, आपको इनका जो है वो ओवरव्यू दूंगा। चैप्टर 1 में जब आप बुक एंड पर देखते हो, चैप्टर 1 की डेफिनेशंस में जो है ना वो इन सारे कॉन्सेप्ट्स की शॉर्टली एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो इनका कॉन्सेप्ट समझना मेन है। कॉन्सेप्ट का पता होगा, डेफिनेटली आप उसको अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो और पेपर में भी ऐसा ही है। पेपर में ज़रूरी नहीं होता कि वर्ड टू वर्ड आप डेफिनेशन जो है वो लिखोगे। आपने कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ले ली, आपको पता है कि अब लाइक जैसे पहला कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसका क्या मतलब है, तो आप जो है वो उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें जो है वो कोई आपको बाउंड नहीं करेगा या आपका जो है कोई डेफिनेशन जो है क्रॉस नहीं करेगा कि जो है वो इस बुक में ये लिखी हुई थी लिहाजा उसके अकॉर्डिंगली नहीं है इसलिए नंबर काट रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो है वो अकाउंटिंग बेसिकली ओवरऑल हाई कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हो सही अपनी वर्डिंग में तो आपको वो नंबर जो है वो पूरे देगा। इसमें जो है वो सबसे पहले आप देख लें सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आ रहा है जी। सेपरेट एंटिटी के बारे में पहले बात हो चुकी हुई है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हम जो है वो शुरू वाले लेक्चर में देख चुके हैं। एंटिटी का मतलब जो है वो शनाख्त होता है, सेपरेट जो है वो अलहदा को कहेंगे हम लोग। अब इसमें जो है वो आप सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की अगर हम थोड़ी सी डिटेल में जाएँ तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको इसका शॉर्ट रिव्यू दिया था कि ऑनर और बिजनेस ये दोनों जो है वो सेपरेट एंटिटीज़ हैं। एंटिटी का जो मतलब है वो शनाख्त जो है वो हम लेंगे डिक्शनरी मीनिंग अगर इसको देखें तो। नॉर्मली अगर इसकी एग्जांपल्स देखें तो मैं पहले भी एग्जांपल्स दे चुका हूँ कि कई ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके ऑनर का हमें नाम नहीं पता होता लेकिन बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली चल रहे होते हैं। इसकी मिसाल लाइक जैसे मैंने गोरमे की दी थी, या वॉल्स आइसक्रीम है, हम अगर उसकी बात करें तो हमें उसके ऑनर का नहीं पता। इस तरह से मार्केट में कई ऐसे आपको फेमस बिजनेसेस मिलेंगे जिनके बिजनेस का नाम तो आपको पता होगा लेकिन ऑनर का आपको पता नहीं होगा, क्योंकि अकाउंटिंग जो है यहाँ पर बेस इस बात पर करती है कि अकाउंटिंग में कहा गया है कि आपने जो है ना वो एज्यूम ये करना है कि ऑनर जो है वो बिज़नेस का हिस्सा नहीं है। हमने जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है, जो भी मालूमात हमने दर्ज करनी है ना वो सारी के सारी बिज़नेस की करनी है, ऑनर की नहीं करनी। ऑनर का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से होगा कि वो बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट कितने कर रहा है और बिज़नेस से वो पैसे लेकर कितने जा रहा है। तो हमारा मुकम्मल तौर पर जो फोकस है वो सेकंड वाली एंटिटी पर होता है, यानी सेकंड वाली पर्सनैलिटी पर होता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि दो पर्सनस हैं, ऑनर भी एक पर्सन है और बिज़नेस भी एक पर्सन है। तो हमने ऑनर वाले पर्सन को नहीं देखना, बिजनेस वाले पर्सन को देखना है, बिजनेस वाली एंटिटी को देखना है और इसी के ऊपर फोकस करते हुए इसी की तमाम जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमने मेंटेन करनी है। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट मेन ऐसा मतलब वो कॉन्सेप्ट जिसमें जो है वो हम ये समझते हैं, वो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑनर और बिजनेस जो है ना वो दो सेपरेट एंटिटीज़ हैं। ऑनर और बिजनेस जो है वो आप इकट्ठे लेके नहीं चलोगे, यानी कि अब अगर ऑनर बिजनेस, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, शॉप पर नहीं है तो अब जो है वो आप सेल नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं है। ऑनर के बगैर कई ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके ऑनर्स की डेथ हो चुकी है लेकिन वो कारोबार चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर बड़ा वाज़ेह एक हमें मिसाल मिल जाती है कि ऑनर जो है वो बिज़नेस का हिस्सा नहीं होगा। सेकेंडली जो है वो आप देखें जो दूसरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ उसने वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ सो दैट कि आपको आसानी हो समझने में। सेपरेट एंटिटी, सेकेंड वन इज गोइंग कंसर्न। इसमें जो है वो ये कहा हुआ है कि जी बिज़नेस जब आपने स्टार्ट करना है ना तो पहले से ही आपका प्लान ये होना चाहिए कि हम इसको लंबे अरसे के लिए शुरू करने लगे हैं, यानी इसमें कोई डेफिनेट टाइम पीरियड ना हो कि 2 महीने के बाद बंद कर देंगे या 1 महीना चला के बंद कर देंगे या सीज़न लगाएंगे कि कोई मखसूस किसी प्रोडक्ट का और उसके बाद जो है ना वो बिज़नेस को क्लोज़ कर देंगे। तो अकाउंटिंग जो है वो इस बात पर जो है बिज़नेस की रिकॉर्डिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं कर सकती, क्योंकि बिज़नेस के हवाले से अगर हम देखें तो रूल भी प्रैक्टिकली भी यही होना चाहिए कि जब आप कोई कारोबार शुरू करें तो शुरू करते वक्त आपका प्लान यही हो कि इस कारोबार ने आगे चलना है, ना कि आप जो है वो पैसिमिस्ट हो जाए, नाउम्मीद हो जाए कि अगर ना चला तो मैं बंद कर दूंगा, या 2 महीने तक चलाकर या 3 महीने तक चलाकर देखेंगे बिज़नेस की जो है अगर कोई रिस्पांस नहीं हुआ या कोई प्रॉपर सेल ना हुई तो हम उसको बंद कर देंगे। ये वाला जो कंसेप्ट है ना इस बात की नफ़ी करता है जो अभी मैंने आपको बताई है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब ही है कि आपने जो बिज़नेस चलाना है, शुरू करना है, उसके बारे में आप पॉजिटिव रहें और ये आप सोचें कि बिज़नेस जो है ना वो लंबे अरसे तक के लिए चलेगा। यहाँ पर टर्म के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो है डेफिनेशन के अंदर ना इसका जो है वो आपको एक वर्ड मिलेगा इन्फिनिट टाइम पीरियड। इन्फिनिट कहते हैं जी
लामहदूद को, कि बिज़नेस जो हम स्टार्ट करेंगे उसको हम इनफिनिट टाइम पीरियड के लिए चलाएंगे, यानी हम जो है वो इसको यूँ लेकर चलेंगे कि बिज़नेस का जो टाइम है वो अनलिमिटेड है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में गोइंग कंसर्न बिज़नेस की जो है वो इस बात को शो कर रहा होगा कि जब भी स्टार्ट करना है आपने उसको टाइम नहीं डिफाइन करना, आपने उसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो जो बुक में दिया हुआ वो है जी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के नाम से। बेसिकली अकाउंटिंग के अंदर ये बात हुई हुई है कि जो भी आपने रिकॉर्डिंग करनी है किसी भी चीज़ के हवाले से, कोई भी बिज़नेस में लेन देन हो रहा है, जब भी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे ना तो आप उसको इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि अगर लाइक आपने चीज़ें खरीदी हैं तो कितने रुपए का माल ख़रीदा, आप उस माल की जो है वो वैल्यू लिखोगे। आपने लाइक अगर बिज़नेस के लिए फ़र्नीचर ख़रीदा 5,000 का, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि जी फ़र्नीचर आया, आप उसके साथ ये लिखेंगे कि फ़र्नीचर 5,000 रुपये का लिया। मनी मेजरमेंट का मतलब है कि हर चीज़ को मनी में मेजर करना है, हर आइटम को, हर वाक़ये को, हर लेन देन को जो है वो आप मनी में एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी बताएंगे, उसकी वैल्यू बताएंगे। आप अगर लाइक जो है वो कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हो या कोई भी चीज़ खरीद बेच रहे हो या कोई गिफ्ट दे रहे हो या आप गिफ्ट रिसीव कर रहे हो या फ्री सैंपल दे रहे हो, तो आपने जो है इन सबको देखना है रिगार्डिंग मनी के पैसा जो है उसमें उसकी वैल्यू पैसे में क्या बनती है। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि बिज़नेस की कोई भी चीज़ जो है वो विदाउट वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होगी, और जब भी रिकॉर्डिंग होगी उसकी वैल्यू बनाएंगे पैसों के अंदर और उसको जो है फिर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब लाइक अगर मैं चेयर की बात करता हूँ तो मैं चेयर जो है बिज़नेस में लेकर आता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं लिख सकता कि चेयर बिज़नेस में आई है। ठीक है, मैंने चेयर की बेसिकली वैल्यू लिखनी है। बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग का नाम तो लिखा जाएगा लेकिन साथ में उसकी वैल्यू लिखी जाएगी। इस तरह से कोई खर्चा हुआ है, बिजली का बिल दिया है या टेलीफोन का बिल दिया है या मुझे कहीं से कोई कमीशन वगैरह मिल रहा है, तो मैंने जो है वो सिर्फ उसका नाम नहीं लिखना बल्कि उसकी वैल्यू लिखनी है इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद जी नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आपका है जी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि कोई भी चीज़ जब आप रिकॉर्ड करोगे तो हमेशा उसकी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, यानी अपने लिए जो है वो कॉस्ट प्राइस होती है और कस्टमर के लिए जो है वो सेल प्राइस होती है। अब इसकी अगर मैं मिसाल दूं आपको, तो लाइक अगर आपकी कोई मोबाइल शॉप है और आपने जो है वो 30,000 के जो है वो मोबाइल्स परचेज़ किए हैं और उनको आपने जो है वो 32,000 में सेल करना है, तो जो आपकी परचेज़ प्राइस है वो आपकी कॉस्ट प्राइस है। तो अकाउंटिंग में ये कहा हुआ है कि जो भी आपका स्टॉक होगा ना वो हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, ना कि सेल वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आ रही है दैट इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल के वाले से अगर हम लोग बात करें तो डुअल जो है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है टू। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है, अब यहाँ पर और एस्पेक्ट को भी अगर हम देखें तो एस्पेक्ट का जो वर्ड है वो शो करेगा इफेक्ट को। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली ये कहा गया है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी ना उन ट्रांजैक्शंस के कितने इफेक्ट्स होंगे, टोटल 2 इफेक्ट्स होंगे। लाइक अगर मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पर एक छोटी सी ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ कि परचेज गुड्स ऑफ ₹1000 फॉर कैश। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक स्टेप 1 क्या हुआ है कि गुड्स परचेज की गई हैं 1,000 रुपये की, किसके बदले में, कैश के बदले में। तो इसका मतलब है कि आपके पास बिजनेस में गुड्स आई हैं, इन हुई हैं और बिजनेस से जो कैश है वो आउट हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है वो इस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स देख रहे हैं। ठीक है, एक गुड्स के आने को देख रहे हैं और दूसरे नंबर पर कैश के जाने को देख रहे हैं। तो जितने भी बिजनेस के अंदर इवेंट्स होंगे, ट्रांजैक्शंस होंगी, लेन देन होगा, हमेशा हमने उसके कितने एस्पेक्ट देखने हैं, 2 इफेक्ट देखने हैं। डुअल का मतलब है 2, एस्पेक्ट का मतलब है इफेक्ट। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपकी जो भी बिजनेस में एक्टिविटी हो रही है हमेशा उस एक्टिविटी के 2 पहलू निकलेंगे, वो दोनों आपने रिकॉर्ड करना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जो भी आपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है या इनकम या एक्सपेंस आपने निकालने हैं या फिर एसेट और लायबिलिटी को देखना है, वो आपने एक मखसूस अरसे के लिए देखना है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ जी 2016 का जो साल गुजरा है
इस साल के जो है वो प्रॉफिट या लॉस कितने थे, इनकम और एक्सपेंस कितने थे, और एसेट लायबिलिटी की क्या पोजीशन थी, वो एक पीरियड की जो है वो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। हम ओवरऑल जो है वो ऐसे नहीं करते कि बगैर टाइम पीरियड डिफाइन किए हम अपने इनकम को, आमदनी को, खर्चों को रिकॉर्ड करते चले जा रहे हैं, या प्रॉफिट या लॉस को जो है वो हम जो है वो बगैर कैलकुलेट किए, बगैर जाने जो है वो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की लेन देन की रिकॉर्डिंग करते चले जा रहे हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको बाउंड करता है कि आपने जो भी चीज़ मालूम करनी है, जो भी आपने स्टेटमेंट बनानी है, जो भी आपने फॉर्मेट ड्रॉ करना है ना, उसका कोई अरसा आपने रखना है, चाहे वो 1 महीना है, चाहे वो आपके 4 महीने हैं, चाहे आपको 6 महीने हैं। मैक्सिमम जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली चलता है ना, वो 12 महीने का होता है। यानी कि 1 साल तक की आप जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करो और साल के एंड पर जो है वो जाकर आप देखो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यानी अगर मैं बात करूँ कि 2016 है तो अकाउंटिंग पीरियड जो है वो हमने स्टार्ट किया 1 जनवरी से, और इसकी जो क्लोजिंग है वो 31 दिसंबर की रखी हुई है। तो इसका मतलब है हम 1 जनवरी से बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे और 31 दिसंबर तक जो है ना वो हम बिज़नेस के बारे में देख लेंगे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है, इनकम और एक्सपेंस का क्या हिसाब है। अच्छा, तो बात ये हो रही थी जनाब कि 2016 का अगर हमने अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड किया 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का, तो इस पीरियड के अंदर हमने बिज़नेस के प्रॉफिट या लॉस को निकालना है, इनकम और एक्सपेंस को निकालना है। इसी तरह से अगर 2017 की बात करेंगे तो 2017 जो है वो एक नया पीरियड होगा और उसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन और उसकी रिकॉर्डिंग भी जो है वो बिल्कुल अलग से होगी। यानी कि हर साल के जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपके सेपरेट मेंटेन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है जी आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हवाले से जस्ट शॉर्टली इतना बता दूं कि इसमें मैच किया जाता है एक मखसूस अरसे के इनकम और एक्सपेंसेस को, आमदनी को और अखराजात को, कि एक्सपेंसेस कितने हुए हैं और उस लिहाज से हमने कमाया कितना। तो ये बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट है। और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर लास्ट में बताया हुआ, इसके अंदर ये बात की गई है कि आपने जो है वो रियलिटी बेस पर चलना है। रियलाइजेशन का जो वर्ड है वो रियलिटी से निकला, रियलिटी बेस पर चलना है। आपने जो है वो ये रिकॉर्डिंग बिजनेस की चीज़ों की उसी वक्त करनी है जब वो अकर हो जाए। इसकी मिसाल अगर मैं दूं तो कुछ इस तरह से कि लाइक अगर आपने 50,000 रुपये का स्टॉक ख़रीदा है और आप अभी से ये सोच रहे हो कि ये 50 वाला जो स्टॉक है वो 80,000 में जो है वो सेल हो जाएगा और आगे चलकर फिर जो है वो मैं स्टॉक परचेज़ करूँगा और फिर सेल करूँगा और मुझे उस लिहाज से फिर इतना प्रॉफिट हो जाएगा और मेरा बिज़नेस जो है एक्सपेंड करेगा और फिर जो है मैं उस बिज़नेस से फर्दर एसेट्स लूँगा और उसकी बिज़नेस की ब्रांचेस बनाऊँगा। तो आप अकाउंटिंग इस बात को नहीं मानती। अकाउंटिंग ये कहती है कि जी स्टॉक अभी आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि अभी तक ये सेल नहीं हुआ, ये अनसोल्ड वाली पोजीशन में है। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इस बात पर फोकस करता है कि आपने रियलिटी को देखना है, आपने जो है वो एजम्पशन बेस नहीं चलना, आपने ये नहीं कहना या आपने ये नहीं समझना कि आपके पास जो चीज़ पड़ी हुई है वो सेल भी हो चुकी हुई है। यानी कि रिकॉर्डिंग उतनी देर तक करनी नहीं है जब तक वो चीज़ सेल नहीं होती। स्टॉक 50,000 का आपने परचेज़ किया, अब इसके ये चाहे 60 में सेल हो चाहे ये 1 लाख में सेल हो, जब भी सेल होगा तभी जो है वो आप इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। पहले से ख़रीदते वक्त ही जो है वो ये माइंड नहीं बनाएंगे, पहले से ख़रीदते वक्त ही इस चीज़ को नहीं एज्यूम कर लेंगे कि 50 लाख वाला माल जो है वो 80,000 में बिकेगा या 1 लाख में बिक जाएगा, लिहाजा मैं जो है वो लाख रुपया, अगर मैं लाख में बेच रहा हूँ या 80,000 में मैं बेच रहा हूँ तो 30,000 रुपये मुझे प्रॉफिट हो रहा है, उसको मैं लिख लूँ। प्रॉफिट भाई तभी होगा ना जब आप चीज़ों को रियलिटी में बेचेंगे। उससे पहले अकाउंटिंग कहती है कि आपने प्रॉफिट को रिकॉर्ड ही नहीं करना जब तक आपके पास से चीज़ें चली ना जाएं कस्टमर के पास, यानी सेल ना हो जाएं। तो ये बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के जो आगे सब हेडिंग आ रही थी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, उसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। इसके हवाले से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको मुश्किल लगा हो और किसी चीज़ को आप चाहते हो कि रिपीट कर दूं, तो आप जो है ना वो मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग है। इसमें जो है वो हम अकाउंटिंग इक्वेशन को देखेंगे। और आज के लिए जो है वो इतना ही। थैंक यू सो मच।